नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ बबलू। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन 10 धुरंधरों की जो 2024 में समाजवादी पार्टी के धुरंधर थे और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और जिनके ऊपर अब जिम्मेदारी है 2027 की और 2027 की जो नैया है जिसमें समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं उन ऐसे 10 चेहरों की बात करूंगा जो 2027 के खेवनहार बनने जा रहे हैं और ऐसा सूत्र है समाजवादी पार्टी से कि वो 2027 के चुनाव में उनको चुनाव लड़ाने जा रही है 2027 का समाजवादी पार्टी। वो कौन से ऐसे 10 धुरंधर हैं जो 2027 में समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाएंगे, मैं उन पर बात करता हूं आपको। और वो 2027 के लिए किस तरह से कमर कस चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एक एक सीट पर अपना समीकरण बैठा रहे हैं और किसे कहां लड़ाना है इस पर वो विचार विमर्श कर रहे हैं। जो सूत्रों से खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि वो 10 ऐसे चेहरे हैं जो 2027 में प्रत्याशी होने जा रहे हैं और 2027 के संभावित प्रत्याशी होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला जो नाम है वो पहला नाम है नवल किशोर साकिन को आप जानते होंगे। ये पूर्व प्रत्याशी हैं, फर्रुखाबाद से लोकसभा से चुनाव लड़े थे, फर्रुखाबाद लोकसभा में। और इनका आरोप है कि यहां पर ये जीते हुए प्रत्याशी थे और इनको काउंटिंग के समय पर आखिरी मौके पर इनको लाइट बंद कर दी गई। 2 घंटे तक काउंटिंग सेंटर की लाइट बंद रही और रात में इनको चुनाव हरा दिया गया, जिसके आपने वीडियो देखे होंगे कि ये भी खबर आई थी कि शिवपाल यादव रात को ही पहुंचे थे वहां पर, लेकिन प्रशासन तब तक अपना खेल कर चुका था। और अखिलेश यादव अब इनके ऊपर ये फर्रुखाबाद की किसी सीट से अखिलेश यादव इनको तैयारी करने के लिए बोल चुके हैं और ये संभावित प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के 2027 चुनाव में। अगला जो नाम है जिसके ऊपर ये ललितेश पति त्रिपाठी हैं, पूर्व प्रत्याशी भदोही से। ये टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। इनका जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो सीटें आई थी 63 सीटें, उन 63 सीटों में 1 सीटें इन्होंने टीएमसी को दिया था, ममता बनर्जी की पार्टी को, और वहां से चुनाव लड़े थे ये ललितेश पति त्रिपाठी। और ये टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़े और ये वहां भदोही से महज कुछ हजार मतों से ये पीछे रह गए थे। अगर ऐसा वहां के लोगों का मानना है कि जो 3 डाली और 6 पत्ती जो टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है वो नया था उत्तर प्रदेश के लिए, भदोही के लोगों के लिए। अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल से चुनाव लड़े होते तो आज ये देश की सदन में होते, यानी कि ये आज सांसद होते और संसद भवन में ये भदोही की आवाज उठा रहे होते ये। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्याशी तो जो थे समाजवादी पार्टी की सीट थी, लेकिन ये प्रत्याशी ये गठबंधन में सीट थी तो इसलिए इनको चुनाव लड़ाया गया था टीएमसी से। अब ये 2027 आने वाला है, 2027 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर भदोही की किसी भी सीट से चुनाव ये लड़ेंगे। इनको समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि आपको क्षेत्र में बने रहना है, सीट तय कर दी जाएगी। सीट भी शायद तय हो गई हो इनकी। अब ये अभी जो हम लोगों तक जो खबर है वो ये है कि ये संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। अगला जो नाम है वो है ये रमेश बिंद है, मझवा विधानसभा मिर्जापुर। मझवा विधानसभा पे ये या इनकी बेटी, दोनों में से एक को चुनाव लड़ना है। और ये जो मझवा विधानसभा है वहां से इनकी बेटी जो थी वो उपचुनाव में चुनाव लड़ी थी। उपचुनाव का चुनाव सरकार का होता है तो उसमें हालांकि इनकी बेटी को मात खानी पड़ी थी, लेकिन 27 में मझवा विधानसभा से ये माना जा रहा है कि ये प्रत्याशी होंगे। या फिर जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर की किसी भी सीट पर ये इनको या इनकी बेटी को एक टिकट माना जा रहा है। तो संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में ये हैं और ये दावेदार हैं। ये 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको किसी न किसी सीट से लड़ते हुए दिखेंगे। अगला जो नाम है वो है ये मनोज कुमार है, पूर्व प्रत्याशी नगीना यानी चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, हार का सामना करना पड़ा था। बड़ी जीत हुई थी वहां पर चंद्रशेखर आजाद की। लेकिन जो 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव में
इनको अखिलेश यादव टिकट देने वाले हैं नगीना की किसी सीट से, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबियों में इनकी गिनती होती है और इसी कारण इन्हीं की वजह से इनके जो अखिलेश यादव के करीबी होने के नाते नगीना सीट पर पेच फंस गया था। वरना जो नगीना से सांसद हैं यानी कि चंद्रशेखर आजाद, वो इंडिया गठबंधन में होते, क्योंकि अड़ गए थे चंद्रशेखर आजाद कि नगीना से वो चुनाव लड़ेंगे, और नगीना से ही ये भी अड़ गए थे अखिलेश यादव कि वहां पर मनोज कुमार को लड़ाएंगे अखिलेश यादव, और इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद नहीं शामिल हुए थे। तो ये इनका नगीना की किसी भी सीट से चुनाव लड़ना तय है। 2027 के ये संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और ये उन धुरंधरों में शामिल है जिनके ऊपर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जिम्मा है। अगला जो नाम है ये अमरनाथ मौर्य है। फूलपुर विधानसभा से इनका नाम चल रहा है, लेकिन फूलपुर ये लोकसभा चुनाव लड़े थे 2024 में, और ये लगभग 3200 वोट से ये चुनाव हार गए थे। कागजों में चुनाव हार गए थे, लेकिन इनकी माने या जो समर्थक है समाजवादी पार्टी, तो वहां भी ये कहा जाता है कि फूलपुर विधान जो लोकसभा थी वहां पर ये अमरनाथ मौर्य को चुनाव हराया गया था। और इनके साथ भी वही हुआ था जो नवल किशोर साक्य यानी कि फर्रुखाबाद में जो हुआ था, वही अमरनाथ मौर्य के साथ। और जब फूलपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था तो उस समय पर इनके मंच से इनकी जो इनका अंदर का जो इनके दर्द था चुनाव हराए जाने का, वो भी दिख रहा था कि मंच पे रोते हुए कई बार नजर आए थे। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इन्हें भी कह दिया है कि आप चुनाव में जाएंगे और 2027 की आप तैयारी कीजिए। आप सांसद यानी कि लोकसभा में बेशक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो इनका भी टिकट लगभग, वैसे फूलपुर से इनका टिकट पक्का माना जा रहा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि फूलपुर ही लड़ेंगे, तो इसलिए हम इस पर मोहर नहीं लगाएंगे कि ये फूलपुर से ही लड़ेंगे। लेकिन ये प्रयागराज फूलपुर के लोकसभा की किसी भी सीट से चुनाव इनका लड़ना तय है। अगला जो नाम है वो ये काजल निषाद है। काजल निषाद समाजवादी पार्टी की बेहद पॉपुलर चेहरा है, पूर्वांचल की। ये गोरखपुर से आती हैं। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने इनको 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ाया था, वहां इनको मात खानी पड़ गई थी। उसके बाद मेयर का चुनाव काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया और अच्छा खासा ये चुनाव लड़ी मेयर के चुनाव में, और आरोप ये लगा कि ये चुनाव जीती हैं। इनका खुद का आरोप था कि चुनाव जीती थी मेयर का और इनको वहां हराया गया। उसके बाद लोकसभा का चुनाव ये लड़ी, वहां भी खूब लड़ी थी। चुनाव में अच्छी खासी फाइट हुई गोरखपुर में। तो ये फिर से जिस सीट से चुनाव लड़ी थी या गोरखपुर की किसी भी सीट पर जो भी जहां पर भी निषाद समीकरण जो बैठेगा उस पर इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कहने पर ये बार बार जो गोरखपुर की सीट है, गोरखपुर जैसे सीट जहां पे कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, उनका घर है, उनकी कर्मभूमि है, वहां पर ये चुनाव बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को टक्कर देती हुई नजर आती हैं। तो अखिलेश यादव ने इनको भी आश्वासन दिया है कि आपको हम विधानसभा उत्तर प्रदेश की भेजेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपको बैठाएंगे। तो उस कड़ी में इनका भी नाम चल रहा है। ये भी संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की 2027 के लिए। अगला जो नाम है ये राजा रामपाल हैं, पूर्व सांसद, कानपुर देहात से हैं। अकबरपुर से ये 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे। ये बेहद मजबूत कैंडिडेट थे और इनकी जीत पक्की सुनिश्चित मानी जा रही थी। जब हम लोग ग्राउंड पर गए थे तब भी जो ग्राउंड पर माहौल था इनके पक्ष में वो भी बेहद देखने लायक था, और ये हम लोग मानकर चल रहे थे कि ये जो बेहद समाजवादी पार्टी की बेहद सुरक्षित सीट होने वाली है और ये बड़ी आसानी से राजा रामपाल चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जीता हुआ प्रत्याशी वही जिसके हाथ में जब जीत का सर्टिफिकेट मिल जाए, और वही इनके साथ हुआ। ये 25-30 हजार वोट से चुनाव हार गए थे और अब ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। हालांकि इनका जो बैकग्राउंड है ये बसपा से आते हैं, पहले बसपा में हुआ करते थे, फिर समाजवादी पार्टी में आए। समाजवादी पार्टी ने इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया और अभी जब कौशाम्बी में पाल बेटी के साथ जब उसके साथ जो घटना हुई, उस घटना में भी ये जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उस पाल परिवार के यहाँ गया था, उसमें भी ये शामिल थे। और इनको कहा गया है कि आपको कानपुर या अकबरपुर की किसी सीट से, यानी कि जो अकबरपुर सीट है वो कानपुर देहात और अकबरपुर मिला के वहां से ये बनती है, तो उस सीट उन उधर की आसपास की सीटों पर इनको चुनाव इनका लड़ना तय है। इनको भी आदेशित किया गया है, आप क्षेत्र में रहेंगे, आप क्षेत्र में बने रहना है।
किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाले समय में जब हम तक ये जानकारी आएगी कि कौन सी सीट इनके लिए फाइनल की गई है और कौन सी सीट के लड़ेंगे। अभी हम संभावित प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं कि ये संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी को, जिन्हें क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया है। अब अगला नाम जो है उस पर हम बात कर लें, ये अनु टंडन है, पूर्व प्रत्याशी उन्नाव और पूर्व सांसद भी हैं। उन्नाव में भी साक्षी महाराज को इन्होंने अच्छी खासी टक्कर दी थी और ये जब चुनाव चल रहा था उस टाइम पे भी इनका खूब इन्होंने चुनाव को पूरा चढ़ाया था और चुनाव में साक्षी महाराज की जहां कहा जाता था कि वो एक तरफा उन्नाव जीत जाया करते थे, इस बार अनु टंडन ने उनको ऐसी टक्कर दी कि लगभग 40-42 हजार के मतों से या 60 या 62 हजार के अंतर से चुनाव हारी थी साक्षी महाराज। जो 2019 का जब चुनाव हुआ था जिसमें सपा बसपा गठबंधन जब था, उस गठबंधन में भी लाखों वोट से जीते थे, लेकिन इस बार अनु टंडन ने उन्हें अच्छी खासी टक्कर दी और जो मार्जिन लाखों को था उसको हजारों में लेकर आई। तो इनका भी चुनाव लड़ना तय है। ये उन्नाव की किसी भी सीट से प्रत्याशी होंगी। अब ये किस सीट से होंगी ये आखिर जब ये बताया जाएगा या जब इनके ऐसी कोई सूचना आएगी तो वो जरूर हम बताएंगे आप तक। और हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी किन प्रत्याशियों को कहां पर उतारने जा रही है और किन को किन सीटों से लड़ाने वाली है। ये संगीता राजवंशी हैं, पूर्व प्रत्याशी मिश्रिख, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी ये मिश्रिख से, और इस बार इनको भी कहा गया है ये हरदोई या मिश्रिख की किसी भी सीट से इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ये काफी अपने चर्चित चेहरा है समाजवादी पार्टी की महिलाओं में। तो ये इनको समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि आपको क्षेत्र में बने रहना है और आपको चुनाव लड़ने जाना है और 27 का चुनाव आपको लड़ना है। और ये सुनीता वर्मा है, पूर्व प्रत्याशी मेयर हैं, पूर्व प्रत्याशी मेरठ, ये मेयर का भी चुनाव लड़ी थी 2000 जब मेयर का चुनाव चल रहा था मेरठ में, और मेरठ से ही ये पूर्व प्रत्याशी रही 2024 की लोकसभा चुनाव में, जहां पर अरुण गोविल ने इनको 8-10 हजार के अंतर से चुनाव हराया था। ये भी मेरठ जैसी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी लगभग संघर्ष करते नजर आती है उस लोकसभा में, लेकिन उस लोकसभा में जहां पर यह कहा जा रहा था कि भगवान श्री राम जब राम मंदिर का उद्घाटन के बाद एक माहौल बना था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अरुण गोविल जो भगवान राम का रामायण में किरदार करते हैं, उनके सामने जब वो टिकट उनको मिला था तो कहा जा रहा था कि ये सीट सुरक्षित सीट हो चुकी है भाजपा के लिए। लेकिन आखिरी मौके पर एक बार तो टिकट जो वहां अतुल प्रधान सरधना विधायक समाजवादी पार्टी उनको, लेकिन जब ये आई तो इनका अतुल प्रधान का टिकट काट के फिर इनको सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया और इन्होंने अच्छी खासी वहां पर टक्कर दी। और ये कहा जाता है कि इनको चुनाव में गड़बड़ी का, धांधली का आरोप ये भी लगाती हैं। और जब ऐसा अक्सर होता है कि जो आसपास जब मार्जिन कम होता है 10, 5,000, 2,000, 4,000, 20,000 का मार्जिन होता है, तो जो हारने वाला प्रत्याशी होता है वो संभावित ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि वो आरोप लगाता है कि उसके चुनाव में धांधली हुई, हराया गया। लेकिन ये मेरठ की किसी सीट से इनका भी चुनाव लड़ना तय है। हो सकता है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि मेरठ जो शहर की सीट है यानी मेरठ सदर से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अभी मैं इसलिए इस बात को कंफर्म नहीं करूंगा कि ये मेरठ से ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि हमारे तक अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। ये खबर है जरूर कि इनका चुनाव लड़ना तय है 2027 में। ये मेरठ की किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये अखिलेश यादव से मिली और अखिलेश यादव से मिलने के बाद जो अखिलेश यादव का कॉल है, अखिलेश यादव का इशारा है, इनको मिल गया है कि आप क्षेत्र में बने रहिए, टिकट की टेंशन ना लीजिए, आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो ये 10 संभावित प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, जो 27 में समाजवादी पार्टी के किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और ये 2024 का जो चुनाव भी था जिसमें समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, उसमें ये वो महारथी थे जो थोड़े बहुत मतों से चुनाव नहीं जीत पाए थे, यानी कि लोकसभा नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने क्षेत्रों में इन्होंने दमदारी से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी। आपकी पूरी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, और ये जो प्रत्याशी जिनकी मैं संभावित प्रत्याशियों के नाम बता रहा हूं, क्या ऐसे ये प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के खेवनहार बनकर उभरेंगे 2027 में? क्या इन्हें फिर से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये खूब बढ़िया चुनाव लड़े थे, तो क्या समाजवादी पार्टी को 27 में फिर से इन पर दांव लगाना चाहिए सीटों से? ये हम आप पर छोड़ते हैं और आपकी राय क्या है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सहयोग
कोई सुझाव होगा तो वो भी हमें अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।